Hello, dear students. I welcome you all in our next lecture regarding thermodynamics. आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस किन्हें कहते हैं और थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के कौन कौन से टाइप्स हैं वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच इजी लेक्चर एंड वेरी मच कंसेप्चुअल, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी. मैं आपको एक चीज बता दूं, जो थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है ये सारा ही इंपॉर्टेंट है हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी. आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसे कहते हैं. एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम कब कहेंगे एक प्रोसेस एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है. मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में जब हमने पढ़ा था स्टेट वेरिएबल्स. स्टेट वेरिएबल्स में एक तो हमने प्रेशर पढ़ा था या टेम्परेचर पढ़ा था या प्रेशर बोला था एक स्टेट वेरिएबल है, या एंट्रोपी के बारे में बात की थी, एंथैल्पी के बारे में बात की थी, गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात की थी, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात की थी. ये सारे जो है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी या हीट, या मैं कहूंगा यहां पे वर्क. ठीक है, ये सारे जो है यहां पे इनको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं. थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क, दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स. एंड यही थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एक सिस्टम का स्टेट जो होता है उसको वो डिफाइन करते हैं. एक सिस्टम जो है वो कौन सी सिचुएशन में प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है उसके वैल्यूज ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पे. यानी कि एक सिस्टम का प्रेशर हाई है तो हम कहेंगे ये इसकी एक स्टेट है, या अगर इसका प्रेशर कम है तो ये इसकी दूसरी स्टेट है. तो हम कहते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम एक चाय बोल सकते हैं, चाय गर्म है या ठंडी है, ये डिपेंड करता है इसका टेम्परेचर कितना है, ज्यादा है या कम है. सो दीज आर द वेरिएबल्स व्हिच डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए फंक्शन. देख लीजिए, मैं समझाता हूं कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम किसे कहते हैं. आई विल टेक ए सिस्टम जिस सिस्टम का प्रेशर है P मान के चलते हैं, दैट इज 2 एटमॉस्फेयर. एक सिस्टम है मेरे पास जिसमें अंदर गैस भरा हुआ है, तो उसका सिस्टम का जो प्रेशर है वो है 2 एटमॉस्फेयर. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस सिस्टम का प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर से 4 एटमॉस्फेयर इंक्रीज कर रहा हूं. तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हमने चेंज कर दी, हमने इसका प्रेशर 2 से 4 एटमॉस्फेयर इंक्रीज कर दिया. 2 से 4 एटमॉस्फेयर इंक्रीज कर दिया. क्या ये सिस्टम सेम सिचुएशन में है? नहीं है, क्योंकि जब हम प्रेशर चेंज करेंगे इसका स्टेट बदल जाएगा. तो वी विल से द सिस्टम हैज गॉट चेंज इन द स्टेट बिकॉज वी हैव चेंज्ड द प्रेशर. सो वो प्रोसेस जिसमें एक सिस्टम का स्टेट चेंज हो बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रेशर, या बिकॉज ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ द चेंज इन एंट्रोपी, बिकॉज ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जब एक सिस्टम का स्टेट चेंज होता है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस in which there is change in the value of thermodynamic variables for a particular system. जब एक सिस्टम में प्रेशर चेंज हो जाए, प्रेशर का चेंज हो जाए, जब एक सिस्टम में टेम्परेचर चेंज हो जाए डेल्टा टी, जब एक सिस्टम में वॉल्यूम चेंज हो जाए, जब एक सिस्टम में एंट्रोपी चेंज हो जाए, जब एक सिस्टम में एंथैल्पी चेंज हो जाए, जब एक सिस्टम में गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज हो जाए, जब एक सिस्टम में हीट का अमाउंट चेंज हो जाए, चेंज इन हीट हो जाए, या जब एक सिस्टम में वर्क चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये सारी चेंजेस जो है ये रिप्रेजेंट करती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम किसे कहते हैं, जब एक सिस्टम में या तो प्रेशर चेंज हो, या तो टेम्परेचर चेंज हो, या तो वॉल्यूम चेंज हो. जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल ऐसे समझाता हूं, आपकी जो चाय है फॉर एग्जांपल वो कोल्ड है, वो ठंडी चाय है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, समझो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो चाय है वो ठंडी है. सो जब आप उस चाय को क्या करोगे, हीट करोगे. 20 डिग्री सेल्सियस से आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे या 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे. जब आपने चाय को हीट किया, आपने क्या किया, चेंज टेम्परेचर, तो वो ठंडी चाय गर्म चाय बनेगी, तो उसका स्टेट चेंज हो गया. यानी कि चाय अब ठंडी से हॉट बन रही है, ठंडी से गर्म चाय बन रही है,
क्योंकि आपने टेम्परेचर चेंज किया, तो हम कहेंगे while we convert cold tea into hot tea, there is change in temperature, there is an increase in temperature. So the conversion of cold tea into a hot tea, that will be called as a thermodynamic process. यानी कि thermodynamic process वो process है जिसमें या तो प्रेशर चेंज हो, या तो टेम्परेचर चेंज हो, या तो वॉल्यूम चेंज हो, या तो एंट्रोपी चेंज हो. अब चेंज मीन्स बोथ इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है. सो ऐसे ऑल दोज प्रोसेसेस जिनमें इनमें से कोई भी चीज कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में एक चेंज आ जाए, ऐसी प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं. So you can write it down that the thermodynamic process is the process which involves the change in any thermodynamic variable, whether that is pressure, temperature, volume, entropy, enthalpy, heat, or that is work. तो देख लीजिए, I will write down the types. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Types of thermodynamic processes, thermo-D processes. Types of thermo-D processes means types of thermodynamic processes. ये आपको पढ़ना है. थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो बेटा होते हैं, इनके मेन 4 टाइप्स है. मेन 4 टाइप्स. फिर उन 4 टाइप्स को हम अलग अलग से फिर डिवाइड भी करते हैं. अलग अलग टाइप्स हम लेते हैं, वो हम अलग से यूनिट में अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे. लेकिन मेनली मैं यहां पे क्या करूंगा, आई विल डिवाइड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस इनटू 4 मेन टाइप्स. जो पहला टाइप है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का, दैट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस, ये एक प्रोसेस कहलाएगी थर्मोडायनेमिक आइसोथर्मल प्रोसेस. दूसरी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज आइसोबैरिक प्रोसेस, या आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं इसको. आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस. द थर्ड वन इज आइसोकोरिक प्रोसेस. मैं अभी नाम लिख रहा हूं, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से. आइसोकोरिक प्रोसेस, अनदर प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस. फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस. बेटा जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती हैं उनको हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस. लेकिन एक चीज मैं यहां पे कहूं, आपको ये चीजें समझने से पहले फिर से दिमाग में आना चाहिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसे कहते हैं. थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें एक सिस्टम का स्टेट चेंज हो, उसका सिचुएशन चेंज हो, बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, एंथैल्पी, या अगर ये जरूरी नहीं है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एट द सेम टाइम चेंज हो. वो प्रोसेस जिसमें खाली प्रेशर चेंज हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसको भी हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहेंगे. या अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, उसको भी हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहेंगे. या किसी सिस्टम में एंट्रोपी चेंज हो रहा हो, तो उसको भी हम थर्मोडायनेमिक. ये जरूरी नहीं है कि सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स एट द सेम टाइम चेंज हो तभी जाके हम प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यानी कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, प्रेशर, टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी या गिब्स प्रेशर, उनमें से एक फैक्टर भी अगर चेंज हो, हम कहते हैं ये एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है. और उन्हीं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. So first type is isothermal, second type is isobaric, third type is isocoric, and fourth type is adiabatic process. हम इन processes को एक एक करके बेटा स्टडी करते हैं. So I will rub this off now. I will rub this off. तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे first type of thermodynamic process, that is called as isothermal process. Isothermal process या isothermal processes. हम आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहेंगे, समझ लो बेटा. आइसो का मतलब ही है सेम, एंड थर्मल मीन्स टेम्परेचर. वो प्रोसेस जिसके दौरान, या जो एक वो प्रोसेस जब वो होती हो, एक प्रोसेस के होने के समय अगर टेम्परेचर स्टेट तो चेंज हो रही है, एक प्रोसेस हो रही है, एक चेंज हो रही है, लेकिन उस चेंज के दौरान अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो तब हम कहते हैं वो प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब चेंज. इस प्रोसेस में कुछ तो चेंज होता होगा,
लेकिन वो जो चीज चेंज हो रही है वो टेम्परेचर नहीं होगा। टेम्परेचर को छोड़ के अगर कुछ चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस। वॉल्यूम चेंज हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हीट कंटेंट सिस्टम का चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कोई भी ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहे। मैं यहां पे लिख लेता हूं, isothermal process is that process in which temperature remains constant, in which temperature remains constant throughout the process। एंटायर प्रोसेस के दौरान अगर टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट, उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। यानी कि एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं लेकिन जो टेम्परेचर उस रिएक्शन का वो फिक्स्ड है, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम आइसोथर्मल केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। यह एक फिजिकल प्रोसेस ऐसी है जिसमें स्टेट चेंज तो हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे दैट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। मैं समझाता हूं यहां पे। तो एक चीज क्या कहूं मैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सो मैं यहां पे एक चीज कहूंगा, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए चेंज इन टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, फिर 0, क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा। So you have to remember one thing, for isothermal process there is no change in temperature of the system, though there may be change in pressure, though there may be change in volume, but temperature must not change. Then and only then we can call a process to be a perfectly isothermal one. देख लीजिए बेटा, मैं आपको आइसोथर्मल प्रोसेस की एक एग्जांपल दे देता हूं। आइसोथर्मल प्रोसेस की मैं एक यहां पे एक समझ लो, मैंने यहां पे पानी लिया है, वाटर, ये मैंने इस गड्ढे में पानी लिया है, ठीक है, इसमें हमने वाटर लिया हुआ है, वाटर। इस वाटर का कुछ टेम्परेचर होगा, ये आपको याद रखना है। इस गड्ढे में मैंने, इस कंटेनर में मैंने वाटर लिया है, वाटर का अपना कुछ टेम्परेचर तो होगा, दैट इज फिक्स्ड। समझ लो, अगर मैं इस वाटर में डिसॉल्व करता हूं सल्फ्यूरिक एसिड, आप अच्छे से समझिएगा बेटा, इस कंटेनर में हमने क्या लिया है, वाटर, जिसका टेम्परेचर क्या है, फिक्स्ड। आप अच्छे से समझ लो वरना ये समझ नहीं आएगा बेटा। बहुत इजी कंसेप्ट है लेकिन आपको समझना है। हमने इस कंटेनर में वाटर लिया हुआ है जिसका टेम्परेचर कुछ तो होगा, लेट दैट बी 20 डिग्री सेल्सियस। इस कंटेनर में जो वाटर है उसका टेम्परेचर है से 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसमें एसिड डिसॉल्व कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब समझो बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक इनऑर्गेनिक एसिड है, पोलर कंपाउंड। सल्फ्यूरिक एसिड पोलर कंपाउंड है, किसमें डिसॉल्व कर दिया, वाटर में। वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है। जब आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है। सल्फ्यूरिक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विथ वाटर, ये वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। अब सर डिसॉल्व होने का मतलब क्या है? डिसॉल्व होने का मतलब यह है कि सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। अब जब इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो इस कंटेनर, इस सिस्टम की एनर्जी क्या बढ़ेगी। एनर्जी का बढ़ने का मतलब इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर मैं एक चीज कहूं, द डिसोलिएशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, जब सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, वहां पे अट्रैक्शन होगी। जब अट्रैक्शन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो पानी गर्म हो जाएगा। जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो अब 20 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा, वो बढ़ा। क्या ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है? इसमें पहले कितना टेम्परेचर था, 20 डिग्री सेल्सियस, लेकिन एसिड डिसॉल्व करने के बाद यहां पे अट्रैक्शन होगी, डिसोलेशन होगी, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगी और वाटर गर्म हो गया। और जब वाटर गर्म हो गया, सिस्टम गर्म हो गया, सिस्टम हीट अप हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हम कहेंगे कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ा
क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस है? नहीं है, क्योंकि हमने कहा कि एक प्रोसेस तभी आइसोथर्मल प्रोसेस है जब उसमें टेम्परेचर फिक्स्ड रहे। यहां पे पहले टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था वाटर में, लेकिन जब हमने एसिड डिसॉल्व कर दिया, अट्रैक्शन हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, पानी गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ा, और जब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर का चेंज हुआ। जब टेम्परेचर का चेंज हुआ, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। तो क्या सर कोई ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन पे मैं इस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर सकता हूं? समझ आ रही है बात? पहले तो यहां टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस ये नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे इस सिस्टम का वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहे, वो इंक्रीज ना हो। मैं चाहता हूं ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डिसॉल्व हो, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। सो इसके लिए मुझे कुछ स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। देख लो मैं क्या करता हूं। मैं एक बहुत बड़ा कंटेनर लेता हूं, उसमें मैं वाटर रखता हूं, कोल्ड वाटर, आईसी कोल्ड वाटर, आईसी वाटर, आईसी कोल्ड। आईसी कोल्ड वाटर। बेटा एक चीज मैं आपको समझाता हूं। यूजुअली हमारे घरों में गर्म पानी होता है, तो अगर हम गर्म पानी यूजुअली हम सारे गर्म पानी ही पीते हैं। अगर हमें गर्म पानी को ठंडा करना हो, यूजुअली हम घरों में क्या करते हैं, हम एक बड़ा बर्तन लाते हैं जिसमें ठंडा पानी हो, फिर गर्म पानी एक गिलास में रखते हैं, उस गिलास को उस ठंडे पानी में डिप करते हैं, और उस गर्म पानी का जो एनर्जी कंटेंट होता है, उसकी हीट जो लॉस होती है टुवर्ड्स दैट कंटेनर जिसमें ठंडा पानी हो, ऐसा करके आपका गर्म पानी जो है ठंडा 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 बन जाता है, यानी कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अब देख लो एक चीज, इस कंटेनर में हमने एसिड डिसॉल्व किया। एसिड डिसॉल्व करने की वजह से यहां पे पानी जो है कंटेनर में वो गर्म हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ा। लेकिन इस बड़े कंटेनर, इस कंटेनर को जिसका पानी गर्म हुआ है, जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो इस कंटेनर को मैंने अब बहुत बड़े कंटेनर में डिप किया, जिस कंटेनर में आईसी कोल्ड वाटर है, जिसमें कोल्ड वाटर है, बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर। अब यहां पे क्या होगा, ये पानी है, गर्म पानी है, ये गर्म क्यों है? सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। ये गर्म पानी को जब आप कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में रखोगे, तो ये एनर्जी लॉस करेगा टुवर्ड्स कोल्ड वाटर। जब ये कोल्ड वाटर की तरफ एनर्जी लॉस करेगा, तो इस कंटेनर का जो एनर्जी है, इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, एंड अ टाइम विल बी रीच्ड, जब इसका टेम्परेचर 1 सेकेंड 20 डिग्री सेल्सियस आएगा, एट दैट टाइम वी विल से द डिसोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर, इट इज आइसोथर्मल। सर अट्रैक्शन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, वाटर गर्म होगा, पानी गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जो ही टेम्परेचर बढ़ता वो हीट यहां पे ट्रांसफर होगी, इसका टेम्परेचर अब फिक्स्ड 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और अब हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ वाटर इज आइसोथर्मल। बात समझ आ रही होगी? हमने पहले पानी को सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डिसॉल्व किया, यहां पे हीट बढ़ी, हीट कंटेंट ज्यादा हो गया, टेम्परेचर यहां पे बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ा, प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं रही। हमने क्या किया, इस सिस्टम को एक बहुत बड़े कंटेनर में लिया जिसमें ठंडा पानी है, ये अपना एक्स्ट्रा हीट इसी ठंडे पानी की तरफ लॉस करेगा, और इसका टेम्परेचर जो है फिर से कम होगा, फिर से 20 डिग्री सेल्सियस आएगा, और सल्फ्यूरिक एसिड भी डिसॉल्व हुआ, और इस सिस्टम में हमने टेम्परेचर इंक्रीज होने नहीं दिया, और इस प्रोसेस को हम अब आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकते हैं। सो आई विल रब दिस ऑफ नाउ। आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस in which change in temperature is equal to 0, delta T is equal to 0। ये आपको समझ आ गया होगा। मैं ग्राफिकली भी आपको समझाता हूं बेटा। ग्राफिकली आपने एक चीज पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ा होगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में जो बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ में, अगर प्रेशर हम इंक्रीज करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है डिक्रीज होता है। जितना हम प्रेशर इंक्रीज करें, वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज, और जितना प्रेशर कम करें, वॉल्यूम ऑफ गैस उतना बढ़ता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देख लो, आई विल प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूं वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ऐसे ग्राफ आएगा, जब हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है। लेकिन देख लो, हमने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो कर्व यहां पे आती है, इसको हम आइसोथर्म कहते हैं। दिस आइसोथर्म, दिस चेंज इन प्रेशर
leads to change in volume at constant temperature. When there is increase in volume with decrease in pressure at constant temperature, that process is called as isothermal process. So Boyle's law में जब हम पढ़ते हैं, जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और जब आप प्रेशर डिक्रीज करते हो वॉल्यूम इंक्रीज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर. ये वॉल्यूम का चेंज होना विद चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट रिप्रेजेंट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस. सो जो बॉयलर्स लॉ है, बॉयलर्स लॉ इज कंप्लीटली वैलिड, बॉयलर्स लॉ इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस. बॉयलर्स लॉ में हम पढ़ते हैं जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जब वो प्रेशर डिक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं वहां पे. इसलिए जो वहां पे कर्व आती है उसको हम आइसोथर्म कहते हैं. आइसोथर्म क्यों कहा? क्योंकि इस कर्व के लिए टेम्परेचर चेंज जो है जीरो है. तो ये प्रोसेस जो है ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है. सो आइसोथर्मल प्रोसेस दैट प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर चेंज जो है वो जीरो, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो. दूसरी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस लेते हैं बेटा, दूसरी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सेकेंड प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस, अब समझ आ रहा है? बारिक मतलब बार, बार, बार मीन्स प्रेशर. वो प्रोसेस जिसके दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहे, ऐसी प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं. इट इज दैट प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट throughout the process. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहे, ऐसी प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं. सो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस के लिए डेल्टा पी में चेंज इन प्रेशर दैट इज इक्वल टू जीरो. ये आप लिख सकते हो. इसको मैं ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं. ये वो प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट. टेम्परेचर चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है. जैसे आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ में आपने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वॉल्यूम जो है गैस का वो भी इंक्रीज होता है एट कांस्टेंट प्रेशर. So the Charles law represents the best explanation of isobaric process. So हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर. सो प्रेशर जब हम कांस्टेंट रखे, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. सो एक्सपेंशन जब होती है, वॉल्यूम ऑफ गैस जब बढ़ेगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस कब होगा? व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट एक्सपेंशन विल बी कॉल्ड एज एन आइसोबारिक प्रोसेस. तो मैं यहां पे समझाता हूं एक चीज, यहां पे समझाता हूं. प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आप ग्राफ ले लो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफ ले लो. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? इंक्रीज. जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सॉरी, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एज पर चार्ल्स लॉ, जितना आप गैस का हीट करोगे गैसोस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. जब गैसोस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस का वॉल्यूम, गैस एक्सपैंड हो जाएगा. जब गैस एक्सपैंड होगा तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा. सो मैंने यहां पे क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस एंटायर कर्व पे जो प्रेशर है पी इज कांस्टेंट. इस एंटायर कर्व के लिए जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है. सो इस प्रोसेस को मैं आइसोबारिक प्रोसेस कहूंगा. इसके लिए जो डेल्टा पी है दैट इज इक्वल टू जीरो. सो एक्सपेंशन ऑफ गैस जब भी होता है, एक्सपेंशन ऑफ गैस जब भी होता है at constant pressure, that is called as isobaric process. Why this expansion takes place? If pressure is constant, why this expansion takes place? क्योंकि हमने गैस को हीट किया होगा. जब हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैसोस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. जब गैसोस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और जो एक्सपेंशन हो जाएगा गैस का, लेकिन प्रेशर हमने क्या किया? कांस्टेंट रखा. ऐसी एक्सपेंशन ऑफ गैस को हम कहेंगे ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है. सो आइसोबारिक प्रोसेस दैट प्रोसेस जिसमें प्रेशर थ्रू आउट द प्रोसेस क्या रहे? सेम कांस्टेंट रहे, यानी कि चेंज इन प्रेशर क्या हो? जीरो. ऐसी प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं. जैसे मैंने यहां पे रिप्रेजेंट करा है पीवी का ग्राफ. वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां से वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर क्या है? कांस्टेंट. फॉर दिस एंटायर कर्व प्रेशर कांस्टेंट है. ऐसी प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं. देख लीजिए बेटा,
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। जो बच्चे नीट का एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या जेई के लिए पढ़ रहे हैं, जेई एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन बच्चों के लिए जिनको नीट का एग्जाम देना है, वो समझिएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके दौरान टेम्परेचर का चेंज नहीं होता। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। एक चीज समझना, अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस लेते हैं फॉर एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। एक आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। और साथ में यह भी कहा गया, whenever for an ideal gas during isothermal process the change in temperature is what? Zero. At that time the change in internal energy is also equal to zero. बेटा ये पॉइंट समझना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आइसोथर्मल गैस अगर आपने एक आइडियल गैस को आइसोथर्मल कंडीशन पे लिया है तो उसके लिए डेल्टा टी क्या होगा? जीरो। और ये एक इंपॉर्टेंट बात कही गई, आइडियल गैस जब आइसोथर्मल कंडीशंस पे आप लोगे तो टेम्परेचर चेंज तो जीरो होगा, लेकिन उस आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज भी जीरो होता है। यह समझाता हूं क्यों, देख लीजिए। यह समझना एक चीज यहां पे, आइडियल गैस जो होता है, हमने एक थ्योरी पढ़ी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा है जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, आइडियल गैस की बात कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। अब समझ लो एक चीज, आइडियल गैस के लिए कहा गया, एक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एक आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी वो होती है जो उसकी काइनेटिक एनर्जी। सो मैं कहूंगा फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बेटा समझिएगा, एक आइडियल गैस की जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है उसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटरनल आइडियल गैस को हम इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। फिर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आइडियल गैस जो होता है, एक आइडियल गैस के पास जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग हियर फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी E is equal to kinetic energy of the gas. लेकिन kinetic energy of the ideal gas that is directly proportional to what? Temperature. Therefore, internal energy is equal to kinetic energy. Kinetic energy is directly proportional to temperature. So I can say for ideal gas, internal energy is also directly proportional to temperature. बेटा ये बात समझ आ रही होगी? Internal energy of ideal gas that is equal to kinetic energy of ideal gas. लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मींस इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस दैट विल आल्सो बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम ले आइडियल गैस के लिए, उसमें टेम्परेचर चेंज क्या होता है? जीरो। आइडियल गैस के लिए जब टेम्परेचर चेंज ही नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। दैट इज व्हाई वी से फॉर आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस व्हेन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर देयर विल बी नो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, बिकॉज़ इंटरनल एनर्जी रिप्रेजेंट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी। और जब हमने टेम्परेचर ही आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान चेंज नहीं किया तो इसकी इंटरनल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहां पे बताया है। आइडियल गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है उससे हम दूसरा नाम कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस।
और काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, दैट मींस इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। अगर हमने आइडियल गैस को आइसोथर्मल कंडीशंस पे लिया, वहां पे हम टेंपरेचर चेंज करते ही नहीं है, तो वहां पे इंटरनल एनर्जी की चेंज भी नहीं होगी। सो फॉर आइडियल गैस इफ डेल्टा टी इज 0, इंटरनल एनर्जी चेंज इज आल्सो 0 बिकॉज़ देयर विल बी नो इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, सो देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह याद रखना। सो we will be moving towards the third thermodynamic process, और एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टडी करते हैं जिसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? ये इंपॉर्टेंट, कई बच्चों को ये समझ नहीं है कोरिक मतलब क्या है, आधे चोरिक बोलते हैं। आइसोचोरिक प्रोसेस, ये चोरिक नहीं है, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, प्रेशर में चेंज आ सकता है, टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम में चेंज आ सकता है, लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। हीट सिस्टम की इंक्रीज हो सकती है, टेंपरेचर सिस्टम का चेंज हो सकता है, प्रेशर सिस्टम का चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट अगर रहा तो ऐसी प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। सो आइसोकोरिक प्रोसेस दैट प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस। सो मैं कहूंगा आइसोकोरिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस ड्यूरिंग विच डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 0, ड्यूरिंग विच चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। अब सर एग्जांपल बताइए, मैं बताता हूं। यहां पे एक कंटेनर ले लो, क्लोज्ड कंटेनर, जैसे प्रेशर कुकर है आपका, क्लोज्ड कंटेनर, उसमें हमने गैस लिया है। ये गैस भाग नहीं सकता है यहां से, ठीक है, ये गैस भाग नहीं सकता, गैस भाग नहीं सकता क्योंकि एक क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज्ड सिस्टम में से गैसोस मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल सकते। अब देख लो, मैंने इसको हीट कर दिया है। अगर मैं हीट कर दूं तो गैस का टेंपरेचर बढ़ेगा, गैस एक्सपैंड होना चाहेगा। जब गैस एक्सपैंड होना चाहेगा, लेकिन जो कंटेनर है वो क्लोज्ड है, तो एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है। क्या यहां पे वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं होगा। हियर द वॉल्यूम चेंज विल नॉट टेक प्लेस, डेल्टा विल बी इक्वल टू 0। हम टेंपरेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेंपरेचर इंक्रीज होगा, और जितना टेंपरेचर ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी, वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे, उनका प्रेशर भी इंक्रीज होगा। टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हमने सिस्टम लिया है, सिस्टम की जो बाउंड्रीज है वो हमने क्लोज कर दी है, क्लोज्ड सिस्टम है, तो यहां पे मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड नहीं हो सकते क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है। जब क्लोज्ड कंटेनर लेते हो तो गैस का एक्सपेंशन पॉसिबल ही नहीं है, तो वॉल्यूम यहां पे बढ़ेगा ही नहीं, तो वॉल्यूम चेंज 0। टेंपरेचर भी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर मॉलिक्यूल्स का बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, हीट कंटेंट भी इसका बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा। ऐसी प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। सो अगर आपसे कहा गया, कभी आपसे कहा गया कि आप खाना पका रहे हो, प्रेशर कुकर में खाना पका रहे हो, आप बताइए ये कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक। क्योंकि प्रेशर कुकर में जब हम खाना पकाते हैं, हम हीट दे रहे हैं, टेंपरेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे प्रेशर भी इंक्रीज होगा, वेपर ज्यादा बनेंगे, हीट देने की वजह से वेपर ज्यादा बनेंगे। जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो प्रेशर मॉलिक्यूल्स का वेपर्स के बीच में कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा वहां पे। लेकिन व्हाट डज नॉट चेंज देयर? द वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर कुकर, वॉल्यूम वहां पे फिक्स्ड रहेगा। एक जो वहां पे खाने में उस प्रेशर उस मील में जो हमने प्रेशर कुकर में रखा है उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। उस खाने को हम जो हम खाना पकाते हैं वो एक आइसोकोरिक प्रोसेस रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम चेंज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नाउ आई विल टेक द लास्ट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस, आपको अच्छे से समझना होगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके जो प्रोसेस जिसमें हीट चेंज ना हो, दैट मीन्स जिसमें हीट ऑफ द सिस्टम दैट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि अगर हमने एक प्रोसेस ली है, हमने एक सिस्टम में गैस लिया हुआ है जिस गैस का हीट कंटेंट है 10 कैलोरीज या 10 किलो कैलोरीज, ठीक है। हमने एक सिस्टम लिया, मैं यहां पे बनाता हूं, इसमें हमने गैस लिया है या कोई भी सबस्टेंस लिया है जिसका हीट कंटेंट है 10 किलो कैलोरीज या 10 कैलोरीज लो, इसका हीट कंटेंट 10 कैलोरीज। अब इस सिस्टम को मैं बाहर से एक बाउंड्री लगाता हूं। सर ये कौन सी बाउंड्री है? इंसुलेटिंग बाउंड्री,
दिस इज इंसुलेटिंग बाउंड्री। इंसुलेटिंग बाउंड्री मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ाया हुआ है। इंसुलेटिंग बाउंड्री आपने इस सिस्टम में अंदर इस सिस्टम में आपने गैस रखा हुआ है जिसकी एनर्जी कितनी है 10 कैलोरीज। 10 कैलोरीज इसकी एनर्जी है, हीट कंटेंट इसका, या 10 जूल भी आप कह सकते हो। ठीक है, बाहर से आपने बाउंड्री लगा दी, ये सराउंडिंग्स है, ये सराउंडिंग्स है, ये सराउंडिंग्स है, यहां पे बीच में बाउंड्री, इंसुलेटिंग बाउंड्री, और अंदर से क्या है सिस्टम। इंसुलेटिंग बाउंड्री वो बाउंड्री है जिसमें से हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ना तो सिस्टम की हीट बाहर जा सकती है, ना तो सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले सकता है। तो इस कंडीशन में अगर यहां पे अंदर सिस्टम के अंदर हीट कंटेंट कितना है 10 कैलोरीज, ये कौन सी बाउंड्री है इंसुलेटिंग बाउंड्री। क्या सिस्टम की हीट बाहर निकल सकती है, नहीं निकल सकती। क्या सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी ले सकता है, नहीं ले सकता। जो इसका हीट कंटेंट है वो चेंज नहीं होगा। सो ऐसे केस को हम कहेंगे यहां पे जो सिस्टम की अपनी हीट कंटेंट है वही है कांस्टेंट, चेंज इन हीट दैट इज इक्वल टू 0। ऐसी प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। अब समझो एक चीज, अब यहां पे एक चीज समझो, ए और बी इस सिस्टम में रिएक्शन कर रहे हैं। ए और बी इस सिस्टम में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करते समय इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। एक सिस्टम है जिसको हमने सराउंडिंग से सेपरेट किया हुआ है बाय इंसुलेटिंग बाउंड्री। उसी सिस्टम में एक रिएक्शन हो रही है, ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, और ये जो रिएक्शन है ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। एक सिस्टम में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी सिस्टम में रिलीज होगी, क्या वो इसमें से बाहर निकल सकती है। ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या वो एनर्जी बाहर निकल सकती है, नहीं निकल सकती, क्योंकि इंसुलेटिंग बाउंड्री है। सो क्या सिस्टम की जो एनर्जी है क्या वो बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसकी अपनी एनर्जी कितनी थी 10 किलो जूल या 10 कैलोरीज। 10 कैलोरीज इसकी अपनी एनर्जी थी। वही इन प्रेजेंस ऑफ दैट एनर्जी दे आर रिएक्टिंग एंड दे आर रिलीजिंग एनर्जी। और वो एनर्जी भी कहां से आ रही है, उसी सिस्टम में से। सो वही से एनर्जी फिर से निकल रही है, तो यहां पे एनर्जी चेंज इसका नहीं होगा। नो डाउट यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, लेकिन सिस्टम अपनी ही एनर्जी रिलीज कर रहा है, और वो एनर्जी रिलीज करने के बाद सराउंडिंग में नहीं जाएगी, वो फिर से सिस्टम में ही रहेगी। और इस सिस्टम का हीट कंटेंट क्या रहेगा, फिर से 0। अगर इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कि क्या चाहिए, हीट चाहिए। क्या सराउंडिंग इसको हीट दे सकता है, नहीं दे सकता। क्या रिएक्शन होगी, उस टाइम सिस्टम अपनी ही एनर्जी यूज करेगा रिएक्शन करने के लिए, लेकिन टोटल एनर्जी वही इसमें फिर से 10 कैलोरी या 10 किलो जूल रहेगा। वो डिपेंड कर रहा है इस सिस्टम में कितनी एनर्जी अपनी है। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, एक एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हीट चेंज ना हो, भले ही इसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, भले ही इसके अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, लेकिन इसका हीट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये सराउंडिंग से हीट लेता है और ना तो ये सराउंडिंग को हीट देगा, क्योंकि यहां पे जो बाउंड्री लगा दी है हमने वो एक इंसुलेटिंग बाउंड्री है। इसमें जो भी रिएक्शन होगी वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, जिसकी वजह से सिस्टम में कोई हीट चेंज नहीं आएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एंड द टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। लेकिन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के रिलेटेड जितना हमने पढ़ा वो काफी नहीं है। हमें अब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के रिगार्डिंग एक और लेक्चर अपलोड करना है, जिसमें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हमने 4 पढ़े, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक। इनके अपने 2 टाइप्स हैं। अब कैसे 2 टाइप्स हैं, क्योंकि हर किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के 2 टाइप्स हैं, एक तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 2 तरह के होते हैं, रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा एक तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हम किसे कहते हैं और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हम किसे कहते हैं। फिर आएगा मजा जब हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, आइसोबारिक रिवर्सिबल, आइसोबारिक इरिवर्सिबल। फिर आएगा आइसोकोरिक रिवर्सिबल, आइसोकोरिक इरिवर्सिबल। फिर आएगा एडियाबैटिक रिवर्सिबल, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल।
वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है 4 मेन टाइप्स है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के, लेकिन इनको हम फिर से अलग अलग दो दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें रिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस और इरिवर्सिबल थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का कंसेप्ट आएगा। तो जब तक वो वीडियो हम अपलोड करें तब तक आप इस लेक्चर को समझो। कोई भी कंफ्यूजन अगर हो डायरेक्टली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहां कही एडियाबैटिक प्रोसेस की, एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान सिस्टम में रिएक्शंस होती है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, लेकिन सिस्टम का हीट कंटेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि हमने एडियाबैटिक बाउंड्री लगाई है। ये सिस्टम ना तो हीट लॉस कर सकता है ना तो सराउंडिंग से गेन कर सकता है। जो ही हीट कंटेंट होगा वो उसका अपना होगा, वो उसका अपना इंटरनल हीट कंटेंट होगा, वो जो ही रहेगा आफ्टर द रिएक्शन एंड बिफोर द रिएक्शन, वो चेंज नहीं होगा। ऐसी प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज़।